नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसी सीरीज पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, स्क्विड गेम। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एक हिट शो या उसकी कहानी तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो कैपिटलिज्म की यानी पूंजीवादी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हों और दूसरी तरफ वही व्यवस्था इस आलोचना से $1 बिलियन का मुनाफा कमा ले? मतलब एकदम आयरॉनिकल है ना। तो सबसे बड़ा सवाल ही यही उठता है, क्या कोई मीडिया या कोई टीवी शो सच में इस कैपिटलिस्ट मशीन को तोड़ सकती है, या फिर घूम फिरकर वो खुद उसी मशीन का सबसे प्रॉफिटेबल पुर्जा बन जाती है? आज हम यही डीप डाइव करने वाले हैं कि कैसे एक सीधी साधी एंटी कैपिटलिस्ट कहानी अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल स्पेक्टिकल बन गई। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस नंबर, $900 मिलियन। इस शो को बनाने में शुरुआती लागत करीब $21.4 मिलियन थी, लेकिन इसने जो वैल्यू जनरेट की, बाप रे, $900 मिलियन। ये आंकड़ा ही अपने आप में उस सिस्टम की ताकत को दिखाता है जिसकी ये शो कड़ी आलोचना कर रहा था। तो आखिर ये कहानी आई कहां से? चलिए समझते हैं उन रियल वर्ल्ड कंडीशंस को जिन्होंने इस सीरीज को जन्म दिया। पहला हिस्सा, द रियल वर्ल्ड डिस्टोपिया। सबसे पहले ना इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। द प्रिकैरिएट, ये लोगों का एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिनकी जिंदगी में आने वाले कल की कोई सुरक्षा नहीं है, बस एक भारी कर्ज का बोझ है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। शो के कैरेक्टर्स दरअसल इसी क्लास को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब साउथ कोरिया के मैसिव हाउस होल्ड डेट क्राइसिस और 2009 की सैंगयोंग मोटर कंपनी फैक्ट्री स्ट्राइक का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, जहां लोगों ने रातों रात अपना सब कुछ खो दिया था। तो ध्यान रखिए, स्क्विड गेम की दुनिया काल्पनिक जरूर लगे, पर उसके अंदर का डर बिल्कुल असली है। और पता है, इस शो की बुनियाद भी उसी निराशा और कर्ज के दलदल में रखी गई थी। इसके क्रिएटर ह्वांग डोंग-ह्यूक ने जब 2008 में इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, तब वो प्रैक्टिकली ब्रोक थे। उन पर भारी कर्ज था और वो कैफेज में बैठकर सर्वाइवल कॉमिक्स पढ़ते थे। यहां तक कि आर्थिक तंगी में उन्हें अपना लैपटॉप तक बेचना पड़ गया था। यानी ये कहानी उनके खुद के पर्सनल पेन और डिस्पेयर से सीधी जुड़ी हुई है। इस आर्थिक स्थिति को अगर एकेडेमिया के लेंस से देखें तो थॉमस हॉब्स का हॉबीजियन स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट एकदम फिट बैठता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां बस स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। जिंदा रहने के लिए सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लिटरली अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। शो में जो जानलेवा खेल है वो दरअसल आज के नियो लिबरल कैपिटलिज्म का ही एक एक्सट्रीम वर्जन दिखाते हैं, जो इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे का गला काटने के अलावा उसके पास कोई सर्वाइवल का रास्ता ही नहीं बचता। और ये स्लाइड उस पूरे हिस्ट्री को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है, प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर फाइट से। तब भी तो यही होता था, ताकतवर और अमीर लोगों के मजे और मनोरंजन के लिए मजबूर लोग अपनी जान दांव पर लगाते थे। इसे हम एक्साइटमेंट कैपिटलिज्म कह सकते हैं। आज का स्क्विड गेम आधुनिक दुनिया का वही ग्लैडिएटर अरीना है, जहां मजबूरी को एक जोश और उत्तेजना से भरे खेल में बदल दिया गया है। दूसरा भाग, गेमिफाइंग ग्लोबल इनइक्वालिटी और एस्थेटिक्स ऑफ सफरिंग। अब जरा इन दोनों पिक्चर्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ पास्टल कलर्स वाले बचपन के मासूम खेल हैं और दूसरी तरफ बेहद खतरनाक और खून खराबे वाले एग्जीक्यूशंस। ये विजुअल आयरनी पूरी तरह से डेलिब्रेट है। ये हाईलाइट करती है कि कैसे मॉडर्न दुनिया में सिस्टम की क्रूरता को अक्सर साफ सुथरे ब्यूरोक्रेटिक तरीके से गेमिफाई कर दिया जाता है। असली तकलीफ को एक खूबसूरत एस्थेटिक में ढाल दिया गया है। यू लाइक हॉर्स रेसिंग, राइट? यू पीपल आर हॉर्सेज। ये एक सिंगल लाइन पूरे शो की सबसे ब्रूटल सच्चाई है। ये उस पूरे सिस्टम को बेनकाब करती है जो लोगों से इंसान होने का दर्जा ही छीन लेता है। उनकी आइडेंटिटी मिटा दी जाती है, उन्हें बस नंबर्स दे दिए जाते हैं। वो इंसान नहीं रहे, वो बस डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, जिनका अस्तित्व सिर्फ किसी और के एंटरटेनमेंट के लिए है। और विजुअल्स में ये डीह्यूमनाइजेशन कितना क्लियरली दिखता है। यहां प्लेयर्स इस ज्योमेट्रिक स्टेराइल से अरीना में लाइफ एंड डेथ के चक्कर में है और उन्हें दूर से ऊपर एक सिक्योर ऊंचाई से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये जो फिजिकल दूरी है ना, ये सोसाइटी में क्लास डिवाइड का परफेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। नीचे मजबूर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अमीर लोग सेफली दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये वीआईपीज सोने के एनिमल मास्क पहने हुए आराम से बैठकर ह्यूमन सफरिंग तो कंज्यूम कर रहे हैं। पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये फिक्शनल वीआईपीज बिल्कुल उन रियल वर्ल्ड ऑडियंसेस की तरह नहीं हैं, जो स्क्रीन के इस तरफ बैठकर दूसरों के दुख और स्ट्रगल का एक बिंज वर्दी शो की तरह मजा ले रहे हैं? ये डायरेक्ट पैरेलल सच में अनकंफर्टेबल पर सच है।
इस पॉइंट पर थियोडोर अडोनो की द कल्चर इंडस्ट्री की थियरी को लाना जरूरी है। अडोनो का मानना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जानबूझकर मास कल्चर प्रोड्यूस करती है ताकि वर्किंग क्लास को और आम जनता को शांत रखा जा सके। इस एकेडमिक लेंस से देखने पर समझ आता है कि मास मीडिया कैसे हमारी सबसे प्रोफाउंड सिस्टम वाली तकलीफों और दुखों को एक इजीली कंज्यूमेबल एंटरटेनमेंट में बदल देता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग, द कैपिटलिस्ट पैराडॉक्स। यहां आकर मिलती है हमें इस एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी आयरनी। लेफ्ट साइड में आप देखिए शो का असली कोर मैसेज, जो अमीर और गरीब के बीच के एक्सप्लॉयटेशन की कड़ी आलोचना करता है, और राइट साइड में आज इसकी कमर्शियल हकीकत यह है कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर मर्चेंडाइज मशीन बन चुका है। जब कोई आलोचना इतनी मशहूर हो जाए तो वो आखिर में खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है जिसका वो विरोध कर रही होती है। इस कमोडिफिकेशन मशीन पर ध्यान दीजिए। मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील से लेकर क्रॉक्स, पूमास और एक्सपेंसिव विस्की बॉटल्स तक, यहां तक कि फास्ट फैशन हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स। मतलब वाओ, जिस शो की कहानी दुख, एक्सट्रीम गरीबी और सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित थी, उसी के सिंबल्स को उसी सिस्टम ने रीपैकेज करके लोगों को बेचना शुरू कर दिया। ये कितना अजीब और हास्यास्पद है। और फिर हद तो तब हो गई जब स्क्विड गेम द चैलेंज आया, एक रियल लाइफ रियलिटी शो। इसने तो ओरिजिनल शो के सारे सटायर, सारे क्रिटिक्स को कंप्लीटली मिटा दिया। इन्होंने डीह्यूमनाइजिंग कैपिटलिज्म वाले संदेश को हटाकर सारा फोकस सिर्फ खेल के ग्लैमर, स्पेक्टिकल और ब्रांडिंग पर डाल दिया। जो चीज वार्निंग थी वो परमानेंटली रियलिटी टीवी का स्पेक्टिकल बन गई। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इस पूरे सिस्टम की असली ताकत खुद शो के क्रिएटर के इस स्टेटमेंट में छिपी है। ह्वांग डोंग-ह्यूक ने क्लियरली कहा कि इतनी मैसिव ग्लोबल सफलता के बावजूद उन्हें फाइनेंशियली उतना फायदा नहीं हुआ, इसलिए सेकंड सीजन बनाने से उन्हें बेटर कॉम्पनसेशन मिलेगा। एक क्रिएटर जिसने सिस्टम की धज्जियां उड़ाई, आखिर में फेयर कॉम्पनसेशन के लिए उसे उसी कैपिटलिस्ट मार्केट के साथ बैठ के निगोशिएट करना पड़ा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये निकलता है, मोनोपोली कैपिटलिज्म विरोध और आलोचना को सिर्फ तब तक मंजूरी देता है जब तक उसे इस सिस्टम के बेसिक ढांचों को कोई खतरा ना हो। हमारी कल्चर इंडस्ट्री इतनी स्मार्ट है कि वो ऐसी कड़वी सच्चाइयों और दुख को ग्रेसफुली अब्जॉर्ब कर लेती है और उसे एक प्रॉफिटेबल हार्मलेस स्पेक्टिकल में कन्वर्ट करके बेच देती है। रेजिस्टेंस ही रेवेन्यू बन जाता है। लेट्स मूव टू दिस स्लाइड एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। एक तरफ सोल में असली लेबर प्रोटेस्टर्स ने अपने हक के लिए लड़ते हुए इन पिंक जंपसूट्स का इस्तेमाल किया, एक स्ट्रॉन्ग रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के रूप में। लेकिन वही दूसरी तरफ एग्जैक्टली उसी टाइम पर पूरी दुनिया में लोग इन जंपसूट्स को हैलोवीन पार्टीज के लिए कंज्यूमर कॉस्प्ले की तरह खरीद रहे थे। ये क्लियरली दिखाता है कि मैस कंज्यूमरिज्म कितनी आसानी से किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या मैसेज को दबा देता है। इस एनालिसिस के एंड तक आते आते एक काफी डीप हकीकत सामने आती है कि देयर इज नो आउटसाइड टू द सिस्टम। इस व्यवस्था के बाहर कुछ भी नहीं है। हम सब बस इसी सिस्टम के अंदर जीने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। यह शो एक्सपोज करता है कि कैपिटलिज्म हमारी जिंदगी में इतनी गहराई तक घुसा है कि सबसे विसरल, सबसे दर्दनाक चीखों को भी लोग एस्थेटिसाइज्ड एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय करने लगते हैं। और आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम इस चुभते हुए सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम इस तरह का एंटी कैपिटलिस्ट मीडिया कंज्यूम करते हैं तो क्या इससे सोसाइटी में असल में कोई ग्राउंड लेवल बदलाव आता है, या फिर ये बस एक पैसिफायर की तरह काम करता है जो आम लोगों को उनकी इस सिस्टम रूपी जंजीरों में बंधे होने के बावजूद परफेक्टली एंटरटेन्ड और खुश रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें डेफिनेटली ठहर कर सोचना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और डीप और फैसिनेटिंग चर्चाओं के लिए।